अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर की एक और न्यू वीडियो के साथ। पिछली वीडियो के अंदर हम कोडिंग ऑफ जीन को डिस्कस किए थे, उसके स्टेप्स को जिक्र किए थे। आज की इस वीडियो के अंदर हम उस टॉपिक को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और कुछ और से रिलेटेड टॉपिक्स को भी जिक्र करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर उन एंजाइम्स का जिक्र किया जा रहा है जो कि जीन कोडिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। एक एंजाइम ऐसा होता है जो डीएनए के टुकड़ों को काटता है, उसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहा जाता है। जब डीएनए टुकड़ों में काटा जाएगा तो डीएनए के जो है फ्रेगमेंट्स बनते हैं। तो डीएनए फ्रेगमेंटेशन के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का जो है रोल होता है और उन टुकड़ों को आपस में जोड़ना जो है ये लाइगेज एंजाइम का काम होता है। तो ये बात लिखी हुई कि कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो जीन क्लोनिंग में हमें हेल्प कर रहे होते हैं। उनका काम डीएनए के टुकड़े बनाना या जो है उन टुकड़ों को आपस में जोड़ने का होता है। जब टुकड़े आपस में जोड़े जाएंगे तो डीएनए जो बनेगा उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर हमारे डीएनए का एक टुकड़ा है, उसे जोड़ा जा रहा है बैक्टीरिया के डीएनए के साथ में। अब जो बनने वाला डीएनए होगा वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा। अब हम लोग जिक्र करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के हवाले से, इसके काम के हवाले से, और फिर लाइगेज का भी हम लोग थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की अगर बात करें तो इन्हें जो है डीएनए मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहा जाता है। सीजर हमें कैंची को कहते हैं जो काटने का काम करती है। तो यहाँ मॉलिक्यूलर लेवल पर डीएनए को काटा जा रहा है, तो डीएनए मॉलिक्यूलर सीजर्स जो हैं वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को कहा जा रहा है। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिस जगह से डीएनए को काटेंगे उन जगहों को जो है रेस्ट्रिक्शन साइट कहा जाएगा। ये रेस्ट्रिक्शन साइट जो होती है, मिसाल के तौर पर ये वाली एक रेस्ट्रिक्शन साइट है, ये खास होती है, इसके अंदर खास न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। उसको भी हम लोग जिक्र करेंगे कि कौन से न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होंगे। अब यहाँ पर डीएनए को कैसे काटा जाएगा, हमें मालूम है कि डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजीनस बेसेस होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वो आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के ज़रिए से जुड़े होते हैं। मिसाल के तौर पर एक हमारे पास ये जो है मौजूद है न्यूक्लियोटाइड, ये जब दूसरे डीएनए के टुकड़े के साथ जुड़ा हुआ होगा तो जोड़ने का काम जो है इस फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का होता है। अगर ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक किया जाए तो नतीजे के अंदर ये दो डीएनए के जो टुकड़े होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, वो अलग अलग हो जाएंगे। तो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान में मौजूद इस फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है और इस तरह से डीएनए के टुकड़ों को अलग अलग किया जाता है। अगर हम इन बात करें एंजाइम्स के हवाले से जिन्हें हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कह रहे हैं या मॉलिक्यूलर सीजर्स कह रहे हैं, ये एंजाइम दरअसल जो है बैक्टीरिया बनाता है। बैक्टीरिया के अंदर ये दरअसल उनके प्रोटीन होते हैं जो डिफेंस का फंक्शन कर रहे होते हैं। असल में होता क्या है कि बैक्टीरिया को खतरा जो होता है वो वायरस वगैरह से होता है, वायरस के डीएनए से होता है। तो वो वायरस जो है इन्वेडर है और वो बैक्टीरिया के अंदर जा करके बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचा सकता है। तो बैक्टीरिया अपने आप को उस वायरस से बचाने के लिए जो है एंजाइम्स बनाता है। तो इस तरह से जो है पैथोजेनिक डीएनए जो है उसे काटा जाएगा, उसकी एक्टिविटी को रोका जाएगा और ये काम बैक्टीरिया के अंदर एंजाइम कर रहे होंगे। तो बैक्टीरिया में पाए जाने वाले जो है हमारे पास नेचुरल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं। इन्हीं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को निकाल करके हमारे यहाँ जो है डीएनए के टुकड़े करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। अब लिखा हुआ है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है डीएनए के दोनों दागों को अलग अलग करता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक ये डीएनए मौजूद है, इसके अंदर ये हमारे पास मौजूद है न्यूक्लियोटाइड्स जो कि आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए से जुड़े हुए हैं। तो अगर इस टुकड़े को तोड़ा जाएगा तो साथ में इस टुकड़े को भी तोड़ा जाएगा। तो दोनों धागे डीएनए के जो होते हैं उन्हें काटा जाता है बीच में से, और जो जगह होगी जहाँ से काटा जाएगा उसे रेस्ट्रिक्शन साइट कहा जाएगा। अब मज़ीद लिखा हुआ है कि जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं जहाँ पर डीएनए को काटा जाएगा वो ख़ास तरह के न्यूक्लियोटाइड्स की बनी होती है, और वो जो न्यूक्लियोटाइड्स वहाँ पर पाए जाते हैं उनकी जो सीक्वेंस होती है उसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहा जाता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है कि वहाँ पर अगर एक कतार मौजूद है और एक कतार के अंदर मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि अगर एक तरफ जी मौजूद है, फिर ए, फिर टी, सी अगर इस तरह से मौजूद है तो दूसरी कतार बिल्कुल उसके अपोजिट में शुरू हो रही होगी। मतलब कि यहाँ पर जी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर टी और सी आ जाएगा। जो इसके सीक्वेंस है बिल्कुल वैसी अपोजिट सीक्वेंस इस कतार की मौजूद होती है और इस टुकड़े को जो है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहा जाता है। अब यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का जिक्र किया जा रहा है जो कि ECORI। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है दरअसल हासिल होता है ई कोलाई बैक्टीरिया में से। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जहाँ पर डीएनए को काटेगा वहाँ पर सीक्वेंस को देखा जाएगा कि वो सीक्वेंस किस तरह की मौजूद है। ये हमेशा उस सीक्वेंस में काम करेगा जहाँ पर जी,
ए ए टी टी सी, इस तरह की सीक्वेंस मौजूद होगी। ये उस सीक्वेंस में आकर के डीएनए को वहाँ पर काटेगा और वहाँ पर डीएनए के अंदर ये तिरछापन लेकर आएगा, यानी कि वो इस तरह से काटेगा कि ये धागा जो है ऐसे अलग हो जाए। मतलब कि एक धागे के पास जो है ये वाला एंड मौजूद होगा और दूसरे धागे के पास भी इस तरह का एंड मौजूद होगा। इन्हीं को जो है स्टिकी एंड्स कहा जाता है। स्टिकी एंड का ये होता है कि मतलब कि ये वाला टुकड़ा सिर्फ अब उसी टुकड़े के साथ जोड़ा जा सकेगा जहाँ पर बिल्कुल इसके अपोजिट सीक्वेंस में मौजूद होगी। मिसाल के तौर पर अब अगर न्यूक्लियोटाइड से जुड़ना है तो थायमिन के साथ में एडेनिन जुड़ेगा, फिर थायमिन है तो उसके सामने एडेनिन जुड़ेगा, फिर अगर मिसाल के तौर पर एडेनिन है तो थायमिन जुड़ेगा, फिर एडेनिन है तो फिर जो है थायमिन जुड़ेगा। तो बिल्कुल ऐसी जो है सीक्वेंस होगी जिस तरह की इस हिस्से की सीक्वेंस मौजूद थी। तो इन्हें जो है स्टिकी एंड्स कहा जाता है। कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो सीधा सीधा ही डीएनए को काट देते हैं और कोई स्टिकी एंड्स जो है इस तरह के नहीं बनते, उन्हें जो है ब्लंट एंड्स कहा जाता है। तो यहाँ तो स्टिकी एंड्स बनाए जा सकते हैं और कुछ एंजाइम्स की मदद से जो है ब्लंट एंड्स जो है वो बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ एंजाइम्स का जिक्र किया जा रहा है जो कि रेस्ट्रिक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि एक है लेमडा हिंडाई और उसके अलावा है ECORI। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कि डीएनए को कट करने का काम कर रहे होंगे। यहाँ पर हमने जब ECORI का जिक्र किया था ये तो इकोलाई बैक्टीरिया में से हासिल हो रहा था। अगर हम हिंडाई की बात करें ये कहाँ से हासिल होता है, ये भी एक तरह की बैक्टीरिया से हासिल होता है जिसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई कहा जाता है। और ब्लंट एंड बनाने वाले एंजाइम्स का नाम क्या है, एक है SMAL SMAL और दूसरा ECORV। ये दो एंजाइम ऐसे हैं जो कि ब्लंट एंड्स बनाने का काम करते हैं। स्टिकी एंड वाले एंजाइम की बात की कि ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, ये सिर्फ खास उस टुकड़े के साथ जोड़े जाएंगे जहाँ पर ऐसी सीक्वेंस मौजूद होगी इसके अपोजिट में। लेकिन ब्लंट एंड वालों का ये होता है कि मिसाल के तौर पर डीएनए का टुकड़ा इस तरह से काटा हुआ है और ये टुकड़ा अब किसी भी दूसरे हिस्से के साथ में आगे कंटिन्यू होकर के जुड़ सकता है, तो इनके अंदर कोई स्पेसिफिसिटी मौजूद नहीं होती। अब यहाँ पर दूसरे एंजाइम का जिक्र किया जा रहा है जो कि डीएनए लाइगेज, जिसे दूसरा मॉलिक्यूलर ग्लू कहा जा रहा है। हमें मालूम है ग्लू का काम जोड़ने का होता है, तो इस तरह से ये एंजाइम है जो डीएनए को जोड़ने का काम कर रहा है, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन करा रहा है। अगर हम बात करेंगे किस तरह से डीएनए के दो धागों को जोड़ेगा, ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बनाता है दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान में। जब फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से दो डीएनए के टुकड़े आपस में जुड़ जाएंगे। लिखा हुआ है कि इन एंजाइम का काम जो है न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना होता है। न्यूक्लियोटाइड ऑफ जीन को न्यूक्लियोटाइड ऑफ वेक्टर के साथ में जोड़ना होता है। वेक्टर मतलब कि जिसके अंदर हम ट्रांसफर करें। मिसाल के तौर पर हमारा ये वाला जीन मौजूद है, इसे जो है इस वेक्टर के अंदर यानी प्लाज्मिड में बैक्टीरिया के डीएनए में दाखिल कर रहा है। तो यहाँ पर ये एंजाइम आएगा जो कि हमारे पास लाइगेज है, जो कि इस टुकड़े के साथ में इस टुकड़े को जोड़ देगा, इनके दरम्यान में न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को बना लेगा और इस तरह से दूसरी कतार के अंदर भी फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को बना लेगा। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि सर ये जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बीच में मौजूद है इनके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए भी कोई एंजाइम होगा? तो नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए कोई एंजाइम दरकार नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान में चार्जेस की वजह से खुद ही डेवलप हो जाएगी। अब यहाँ पर इन्होंने जो काम किया है सिंथबोर्ड के अंदर वो ये कि इन्होंने टॉपिक्स को बढ़ा दिए। किस तरह से रिपीटेशन यहाँ पर लाई हुई, जिस तरह से इन्होंने जो नर्वस कोऑर्डिनेशन वाले टॉपिक के अंदर किया था कि फजूल की बहुत ज़्यादा रिपीटेशन वहाँ पर ला दी थी, इसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी इन्होंने इसी तरह से काम किया है कि ये जो टॉपिक पहले डिस्कस हो चुका है दोबारा से इसको इन्होंने दाखिल किया हुआ है। सेम वही स्टेप्स, मिसाल के तौर पर सिलेक्शन किस तरह से होगी जीन की, तो हमारे पास जो है एक जीन लाइब्रेरी या डीएनए लाइब्रेरी मौजूद होगी, हम वहाँ से जीन को जो है निकाल सकते हैं। तो हमारे पास डीएनए के मुख्तलिफ टुकड़े जो हैं बनाए गए हैं, उन्हें बनाने का तरीका भी आगे हम देखेंगे। एक होता है PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के नतीजे के अंदर डीएनए के बहुत सारे टुकड़े बनाए जाते हैं और इस तरह से हमारे पास एक लाइब्रेरी बन जाती, डीएनए लाइब्रेरी या जीन लाइब्रेरी जिसको हम कह रहे होते हैं। तो उस डीएनए लाइब्रेरी के अंदर डीएनए के मुख्तलिफ टुकड़े जो हैं, अलग अलग लेंथ के टुकड़े जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब अगर हम लोग डीएनए को हासिल करेंगे तो डीएनए को आइडेंटिफाई करने ये डीएनए प्रोब का काम होता है। डीएनए प्रोब के पास जो है बिल्कुल अपोजिट सीक्वेंस जीन के मौजूद होती है। मिसाल के तौर पर हमें एक ऐसा जीन सेलेक्ट करना है जिसके पास ये सीक्वेंस मौजूद होगी ACCTGA। अब जो प्रोब होगा उसके पास जो है बिल्कुल इसके अपोजिट सीक्वेंस मौजूद होगी। मिसाल के तौर पर TGGG
A, C और T। तो इस तरह का प्रोब होगा। अगर हमने कोई भी जीन सिलेक्ट करना है, हमें पहले उसकी सीक्वेंस मालूम होगी और उसके मुकाबले में हम प्रोब को इस्तेमाल करेंगे। और हम ये जानते हैं कि हमारे जो प्रोब होते हैं वो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड होते हैं या उनमें जो है फ्लोरेसेंस को दाखिल किया जाता है, वो रोशनी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमें पता चलेगा कि हमारा जो जीन है वो कहाँ पर लोकेटेड है प्रोब के अटैच होने के बाद। मज़े लिखा हुआ है, वंस द प्रोब्स आर एडेड दे हाइब्रिडाइज आर अटैच ओनली टू द जीन ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि जब हम डीएनए प्रोब का इस्तेमाल करेंगे वो एक मिक्सचर बना लेंगे, यानी कि वो अटैच हो जाएंगे सिर्फ उस जीन के साथ में जो हमें चाहिए, जैसे कि हमने पहले जिक्र की। इस तरह से जो है हमारे पास जीन की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी और हमें जो डीएनए का टुकड़ा चाहिए वो हासिल हो जाएगा। जब हमारे पास डीएनए का टुकड़ा हासिल हो जाएगा फिर उसे कट किया जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। फिर उसके बाद जो है उन टुकड़ों को अलग अलग किया जाएगा और उन टुकड़ों को अलग करने का जो तरीका होगा वो होगा जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। तो इलेक्ट्रोफोरोसिस के जरिए से हम डीएनए के टुकड़ों को अलग करेंगे और अगर हमने उन डीएनए के टुकड़ों की कॉपीज़ बनानी है तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का इस्तेमाल करते हुए उनकी कॉपीज़ बनाई जाएगी। इस जीन को जो है वेक्टर के जरिए से भी क्लोन किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया के अंदर हमने जीन दाखिल कर दिया, अब बैक्टीरिया खुद से ही बढ़ता रहेगा तो वो जीन को भी आगे बढ़ाता रहेगा और उसमें से फिर हमें मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो हासिल भी की जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर इंसुलिन हासिल हो गया, ग्रोथ हार्मोन हासिल हो गया, तो ये जीन की वजह से हासिल हो रहा है जो बैक्टीरिया के अंदर मौजूद है और बैक्टीरिया खुद उसको आगे रेप्लिकेट करता हुआ बढ़ाता जा रहा है। तो डी स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं वेक्टर के हवाले से कि वेक्टर का किस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर हिस्सा होता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी कि ऐसा तरीका जिसमें हम दो डीएनए को जोड़ रहे हैं। तो वेक्टर वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि डीएनए के ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। डीएनए को यानी कि जो जीन है हमारा डीएनए का जो टुकड़ा है, हम उसको दूसरे सेल के अंदर दूसरे डीएनए के साथ में जोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए जो जीन को लेकर जाने वाला होगा वो हमारे पास वेक्टर होगा। तो वेक्टर्स हमारे जीन को जो है होस्ट सेल के अंदर लेकर जा रहे होते हैं। अब वेक्टर्स जो हैं जब होस्ट सेल के अंदर जीन को लेकर जाएंगे तो वहाँ पर हमारा जो जीन होगा वो रेप्लिकेट होगा, यानी कि हमारा डीएनए होस्ट सेल के अंदर बढ़ेगा। मिसाल हमारे पास बैक्टीरिया है, हम बैक्टीरिया के अंदर अपना जीन दाखिल करना चाहते हैं, वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे जो प्लाज्मिड होगा। प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर हमारे जीन को, हमारे डीएनए को शामिल कर लेगा और इस तरह से फिर वो हमारा जीन जो है बैक्टीरिया के अंदर बढ़ता रहेगा। ना सिर्फ वो वहाँ पर बढ़ता रहेगा पर एक्सप्रेस भी होता रहेगा, मतलब कि वो वहाँ पर प्रोडक्ट बनाता रहेगा। यानी कि जैसे हमारा इंसुलिन का जीन जब बैक्टीरिया के अंदर दाखिल होगा तो वो बैक्टीरिया में एक तो बढ़ेगा लेकिन साथ साथ वो इंसुलिन का प्रोडक्ट भी रह रहा होगा। इस तरह से ग्रोथ हार्मोन वाला जीन ग्रोथ हार्मोन को भी प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो वेक्टर जो है कौन सी चीज़ हो सकती है, जैसे कि एक एक्स्ट्रा डीएनए बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होता है जो कि प्लाज्मिड होता है, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है ये। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे वेक्टर के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। वेक्टर के पास जो है एक रेप्लिकेशन साइट होगी, उसके अलावा इसके पास एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी मौजूद होगा। ये भी हम आगे जिक्र करने वाले हैं कि वेक्टर के अंदर हम एक जीन दाखिल करते हैं खुद से और उसकी वजह भी होती है। वजह क्या होती है, मिसाल के तौर पर एक हमने बैक्टीरिया को ग्रो कराना है आगे, हम नहीं चाहते कि बाकी बैक्टीरिया भी उसके साथ में ग्रो करें जो नुकसान वाले हों, तो हम एंटीबायोटिक वहाँ पर दाखिल कर देंगे। एंटीबायोटिक के ज़रिए से बाकी बैक्टीरिया मर जाएंगे, लेकिन क्योंकि हमारा बैक्टीरिया उसके पास एक जीन मौजूद होगा जो एंटीबायोटिक के असर को रोकेगा, तो सिर्फ वही बैक्टीरिया आगे ग्रो कर पाएगा, बाकी के बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो एक उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा जहाँ से आगे फिर रेप्लिकेशन होती रहेगी, सर्कुलर वे में रेप्लिकेशन होगी। उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी मौजूद होगा और उसके अलावा जो है रेस्ट्रिक्शन साइट्स भी मौजूद होंगी, यानी कि ऐसी जगह जहाँ से उसे कट किया जाएगा और प्लाज्मिड को दाखिल किया जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एक ऐसी जगह जहाँ से रेप्लिकेशन ने स्टार्ट होना है। उसके अलावा इसके पास एक रेजिस्टेंट जीन भी मौजूद है और उसके अलावा कुछ हमने मार्कर्स को भी इसमें इस्तेमाल किया हुआ है जो कि उसकी पहचान कराएंगे। और उसके अलावा उसके पास रेस्ट्रिक्शन साइट्स भी होंगी जहाँ पर जीन को दाखिल किया जाएगा और जब रेप्लिकेशन हो रही होगी तो ये जो है जीन भी हमारा बढ़ता रहेगा। दूसरा हमारे पास एक और वेक्टर भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि बैक्टीरियोफेज वायरस है। प्लाज्मिड भी बैक्टीरिया के अंदर जीन को ट्रांसफ़र करेगा। लैम्डा फेज वायरस जो है, बैक्टीरियाफेज वायरस जो है, ये भी बैक्टीरिया के अंदर जो है डीएनए को हमारे ट्रांसफ़र करेगा। उसके अलावा यीस्ट के अंदर आर्टिफिशियल क्रोमोसोम दाखिल किया जाता है। अगर हम बड़े पैमाने में डीएनए को बनाना चाहते हैं तो आर्टिफिशियल हम एक क्रोमोसोम बनाएंगे, उसे हम यीस्ट के अंदर दाखिल करेंगे, यीस्ट बढ़ेगा, क्रोमोसोम भी बढ़ता रहेगा और डीएनए को हमारे को आगे बढ़ाता रहेगा। कॉस्मेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉस्मेट के अंदर हम दो तरह के मुख्तलिफ डीएनए को इस्तेमाल करते हैं, एक प्लाज्मिड यानी कि बैक्टीरिया का डीएनए और दूसरा फेज का डीएनए। तो कॉस्मेट भी बढ़ेगा, तो ये कॉस्मेट और आर्टिफिशियल यीस्ट क्रोमोसोम जो है
ये ज़्यादा पैमाने पे हमें डीएनए को बढ़ा करके देते हैं। फिर वही सेम बात दोबारा से वही चीज़ रिपीट हो गई। तो इसलिए मैं कहूँगा या तो आप ये आगे वाला पढ़ लो या पीछे वाला पढ़ लो, क्योंकि ये सेम रिपीटिशन कर रहे हैं। इससे बच्चों के लिए भी जो है मुश्किल ज़्यादा हो रही है और टाइम का ही ज़्या हो रहा है, और कुछ भी यहाँ पर नहीं है। कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस होगा। पहला स्टेप जो होगा कि जीन को निकाला जाएगा, एंजाइम की मदद से स्टिकी एंड्स बनाए जाएंगे, और फिर जब डीएनए के टुकड़े हमारे पास बन जाएंगे फिर उन्हें जो है अलग किया जाएगा। हमारे पास वो टुकड़े अलग अलग लेंथ के होंगे, तो हम उन्हें अलग अलग कर लेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए से। फिर जो है वो जो हमारे पास डीएनए का एक टुकड़ा मिल जाएगा, उसे हम लोग लाइगेज की मदद से जो है वेक्टर के साथ में जोड़ लेंगे। फिर जो हमारे पास वेक्टर बन चुका है, अब उसे हमने सेल में दाखिल करना है। वेक्टर भी बाहर पड़ा हुआ था, जीन भी बाहर पड़ा हुआ था, अब हमने उनको सेल में दाखिल करना है। तो सेल में किस तरह से उन्हें ट्रांसफ़र किया जाएगा, ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन। एक होगा इलेक्ट्रोपोर्टेशन, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है। इलेक्ट्रोपोर्टेशन एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जो है सेल मेम्ब्रेन पे की जाएगी, जिस वजह से जो है सेल मेम्ब्रेन में ओपनिंग बन जाएंगी, और हमारा जो प्लाज्मिड होगा या हमारे पास लाइगेटेड डीएनए होगा, वेक्टर के साथ जुड़ा हुआ डीएनए होगा, वो आगे ट्रांसफ़र हो पाएगा। उसके अलावा केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि फिर डीएनए को आगे ट्रांसफ़र करने में हेल्प करेंगी। हीट शॉक मेथड, हीट का इस्तेमाल किया जाता है, और हम मालूम है कि हीट की वजह से फैटी एसिड्स की जो है डिस्टर्बेंस हो जाती, तब भी जो है चीज़ें यहाँ से ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो इन क्लोन्स को आगे बढ़ाया जाएगा, फिर मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, प्रोटीन बनाने के लिए, या जो है आगे हम लोग ने अगर जेनेटिक मॉडिफिकेशन करनी है, जीन थेरेपी करनी है, तो उसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम उन तरीक़ों का जिक्र करने वाले हैं, वो टेक्निक्स का जिक्र करने वाले हैं जिनकी मदद से फिर हमें वेक्टर की सिलेक्शन में, यानी कि हमें उस सेल की सिलेक्शन में आसानी होगी जिसमें हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मौजूद होगा। तो ये किस तरह से होगा, वेक्टर में क्या चीज़ें की जाएंगी, तो इसका हम डिस्कस करते हैं। असल में क्या होता है कि वेक्टर के पास कुछ मार्कर्स लगाए जाते हैं, सूटेबल मार्कर्स लगाए जाते हैं। ये मार्कर्स क्या हो सकते हैं, ये हमारे पास किसी तरह के जीन्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर वेक्टर के पास एक जीन होगा जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होगा। इस जीन की वजह से वो जो सेल होगा बाकी सेल से अलग होगा, वो हम डिस्कस करेंगे किस तरह से। इस तरह से एक ऐसा जीन मौजूद होगा जिसकी वजह से कलर्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे, या कलर्स जो है प्रोड्यूस नहीं हो रहे होंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा से लाइट का इमिशन करने वाला जीन। तो ये मुख्तलिफ जीन होंगे जो कि वेक्टर के अंदर मौजूद होंगे, और इस तरह से हमारा वो सेल जिसमें हमारा वेक्टर मौजूद है, हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए मौजूद है, वो बाकी सेल से अलग किया जाएगा और उसकी पहचान हमारे लिए वाज़ेह हो जाएगी। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के हवाले से। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यानी कि बैक्टीरिया की एक ऐसी एबिलिटी जो उसे एंटीबायोटिक से बचा रही है। ये किस वजह से डेवलप हो रही है, हमारे पास एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम है एम्पिसिलिन। ये एम्पिसिलिन जो है बैक्टीरिया के खिलाफ काम करेगा, लेकिन अगर हमने एक ऐसा जीन दाखिल कर लिया जो कि है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, जब ये प्लाज्मिड के अंदर मौजूद होगा, बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होगा, तो बैक्टीरिया एक ऐसी जगह पर भी ग्रो कर पाएंगे जहाँ पर एम्पिसिलिन होगा। ये खुसूसन ऐसे किया जाता है कि एम्पिसिलिन वाला एक मीडियम तैयार किया जाता है, बैक्टीरिया को वहाँ पर ग्रो कराया जाता है, और वो बैक्टीरिया अलग किया जाता है जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होगा, क्योंकि वो हमारा तैयार करदा बैक्टीरिया है। और बाकी जो बैक्टीरिया है, नॉर्मल बैक्टीरिया जिनके पास ये जीन मौजूद नहीं होगा एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंस करने वाला, तो वो वाले बैक्टीरिया मर जाएंगे, सिर्फ ये सर्वाइव करेगा। अब हम बात करने वाले हैं कलर प्रोड्यूसिंग जीन के हवाले से। बैक्टीरिया के अंदर एक ऐसा जीन पाया जाता है जिसे लेक जेड जीन कहा जाता है। ये जीन एक एंजाइम बनाएगा, एक ऐसा एंजाइम जो कि एक शुगर को ब्रेक डाउन करेगा, उसे हम एक्स जेल कह रहे हैं। ये जो शुगर ब्रेक डाउन होगा, तो शुगर के ब्रेक डाउन होने से बैक्टीरिया जो होंगे वो ब्लू कलर प्रोड्यूस करेंगे। तो इससे हमें पता चलेगा कि वो ओरिजिनल बैक्टीरिया मौजूद है जो शुगर को ब्रेक डाउन करे। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक और जीन को दाखिल कर देंगे इन बैक्टीरिया के अंदर। जब बैक्टीरिया के अंदर एक और जीन दाखिल होगा, तो इस जीन की जो परफॉर्मेंस होगी, जो एंजाइम प्रोड्यूस करने वाली एबिलिटी होगी, वो रुक जाएगी। जब इसके पास एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा, एक्स जेल जो है ब्रेक डाउन नहीं होगा, इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। जब ये एक्स जेल हाइड्रोलाइज नहीं होगा, तो ब्लू कॉलोनीज़ के बजाय जो है वाइट कॉलोनीज़ प्रोड्यूस होंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लू कॉलोनीज़ और दूसरा हुआ है वाइट कॉलोनीज़। वो प्लाज्मिड जिसके अंदर जीन मौजूद नहीं था, तो वो ब्लू कॉलोनीज़ प्रोड्यूस कर रहे थे, और जिनके अंदर हमने जीन को दाखिल किया तो वो जो है वाइट कॉलोनीज़ प्रोड्यूस करने लग गए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लोरेसेंट प्रोटीन। होता क्या है कि बैक्टीरिया के अंदर एक ऐसा जीन पाया जाता है जिसे जीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन कहा जाता है। ये जीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन जो है जब एक्सप्रेस होगा, तो ऐसे प्रोटीन बनाएगा जो कि फ्लोरेसेंट प्रोटीन होंगे, ऐसे प्रोटीन जो कि लाइट को इमिट करेंगे। यही बात लिखी हुई है कि ये जब एक्सप्रेस होगा तो फ्लोरेसेंस को, यानी कि लाइट को प्रोड्यूस करेगा। फिर हमारे पास एक माइक्रोस्कोप होगा जिसे फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप कहा जा रहा है,
और उस फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में से हम उन बैक्टीरिया को, लाइट इमिट करने वाले बैक्टीरिया को आसानी के साथ में निकाल देंगे। तो ये हमारे पास मार्कर्स होंगे जो कि मौजूद होंगे वेक्टर के पास, और उन मार्कर्स की मदद से जो है हम लोग उस सेल को आसानी के साथ में निकाल सकते हैं, होस्ट को आइडेंटिफाई, और उसे फिर आगे हम बढ़ा भी सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।